एचपीवी वैक्सीन है क्या? 90% लोगों को लाइफ में कभी ना कभी ये इन्फेक्शन होता है, लेडीज को भी जेंट्स को भी। हर एक लड़की को 15 साल से पहले इसका वैक्सीन लग जाए। सब लेडीज को 30 साल के ऊपर स्क्रीनिंग कराना ही है। सर्वाइकल कैंसर बच्चेदानी के मुख का कैंसर है जो एचपीवी वायरस के इन्फेक्शन के कारण होता है। एचपीवी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स कितने हैं? इट इज एज सेफ एज द टेटनस टॉक्सॉइड। अब आप देखिए, लगभग 40 लाख से ऊपर वैक्सीनेशन लग गई है जब से ये कैंपेन चला है, और जो डेथ्स हुई उनका वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं था। दुनिया में 161 नंबर कंट्री हैं टू इंट्रोड्यूस इन द नेशनल प्रोग्राम। वैक्सीन आ चुकी है, अब लोगों के ऊपर है कि उसको वो लगवाएं। नमस्कार एंड वेलकम टू एक्सप्रेस कैफे के स्पेशल इंटरव्यू सीरीज में। आज हम कुछ अलग एक टॉपिक उठाकर लेकर आए। एचपीवी वैक्सीन के बारे में आपने सुना होगा, सर्वाइकल कैंसर के बारे में आपने सुना होगा। कहते हैं कि भारत में हर 8 मिनट पर एक महिला सर्वाइकल कैंसर की वजह से मरती है। पूरे भारत में सर्वाइकल कैंसर से होने वाली डेथ्स या फिर सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित महिलाएं अगर हम गिने तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा पाई जाएगी। पूरे दुनिया में हम ऐसे 5वें देश हैं जिसमें सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में कुल दूसरा कैंसर, जो सबसे बड़ा कैंसर है, वो है सर्वाइकल कैंसर। अब हमारे भारत सरकार ने इस कैंसर से मुक्ति पाने के लिए एक वैक्सीन के बारे में खोज की जिसका नाम है एचपीवी वैक्सीन। अब इस एचपीवी वैक्सीन के बारे में कई सारी अफवाहें हैं, कई सारी हकीकत है, कई सारे मिथ्स है, कई सारे रोल्स हैं इसके। इस सिलसिले में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्टर नीजा भाटला जी से, जो कि पद्मश्री से नवाजित भी हैं। इन्होंने बहुत कुछ किया है एचपीवी वैक्सीन को इंडिया में एग्जिस्टेंस में लाने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि एचपीवी वैक्सीन है क्या, और इसके पॉजिटिव नेगेटिव सारे इफेक्ट्स, ये जितने भी मिथ्स हम सुन रहे हैं या फिर जितनी भी अफवाहें सुन रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है और सच कितना है? देखो, ऐसा है कि सर्वाइकल कैंसर, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये हमारी इंडियन लेडीज में नंबर 2 पे है स्तन कैंसर के बाद। और ये जो कैंसर तो एक हम बोलते हैं जब बिल्कुल अनकंट्रोल्ड एक ट्यूमर की ग्रोथ होने लग जाती है। नाम एक है, कारण अनेक हैं। तो सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो एक वायरस के कारण होता है। बहुत कम ऐसे कैंसर होते हैं जो वायरस के कारण होते हैं। एचपीवी वायरस के इन्फेक्शन से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो जब ये खोज हुई और इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया डॉक्टर जुरहाउसन को इस खोज के लिए, तो उसके बाद जब पता चल गया कि एक एचपीवी इन्फेक्शन कारण है, तो जाहिर सी बात है कि फिर शुरू हो गई खोज एक एचपीवी वैक्सीन की, जिसको लगाने से ये इन्फेक्शन हो ही ना। और फिर एचपीवी टेस्ट की, जिससे हम टेस्ट कर सकेंगे कि जिस लेडी को ये एचपीवी इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, लगभग 85-90% लोगों को लाइफ में कभी ना कभी ये इन्फेक्शन होता है, लेडीज को भी जेंट्स को भी। लेकिन जिस तरह से फ्लू का वायरस हम खुद ब खुद क्लियर कर लेते हैं, इसी प्रकार एचपीवी वायरस थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है। फ्लू वायरस हफ्ते में क्लियर हो जाता है, एचपीवी वायरस में 1-2 साल लग जाते हैं। और लगभग 10% लोग हैं जो नहीं क्लियर कर पाते हैं। तो एचपीवी टेस्ट के द्वारा हम उन 10% को देख सकते हैं जो अब एट रिस्क पॉपुलेशन माने जाएंगे, और इनकी आगे जांच और इनकी सर्वेलेंस रहेगी कि इनके कोई नुकसान नहीं हुआ एचपीवी के इन्फेक्शन से। सो ये है एचपीवी की कहानी, और क्यों हम चाहते हैं कि हर एक लड़की को 15 साल से पहले इसका वैक्सीन लग जाए। अच्छा, भारत सरकार ने फ्री कर दिया है एचपीवी वैक्सीन को 8-9 साल से 13 साल तक की बच्चियों को। 9 से 14 को एक प्राइमरी टारगेट ग्रुप माना जाता है, क्योंकि इस उम्र में लगाने से एक तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है, एंटीबॉडी का लेवल बहुत अच्छा आता है, और बिल्कुल वो टाइमली लग जाता है। लेकिन अभी जो अभियान शुरू हुआ है फिलहाल, वो फिलहाल 14 साल की लड़कियों को है, क्योंकि अभी लिमिटेड डोजेस प्राप्त हुई हैं। तो सरकार का मानना है कि उन 14 साल की लड़कियों को जो इस विंडो में से निकल जाएंगी अगले साल, उनको पहले हम दें प्रायोरिटी। फिर धीरे धीरे जैसे हमारे पास इसकी मिलेगी, बढ़ेगी कैपेबिलिटी, तो फिर सभी को 9 से 14 साल पूरे एज ग्रुप को मिलेगा।
अच्छा, तो अभी सिर्फ 14 साल तक के अभी बच्चों सिर्फ के लिए। 14 साल के लिए। और अभियान के दौरान जो भी 15 की भी हो रही हैं उनके लिए भी एक ग्रेस पीरियड माना गया है कि अच्छा। अभी आप 15 के हो गए 1 मार्च से, तो आपको भी लग जाएगा अभी फिलहाल। तो ये 15 साल के बाद फिर वैक्सीन लग नहीं सकता है या फिर क्या है इसके नहीं पीछे की नहीं, क्या लग थ्योरी? सकता है, लग सकता है, और लाइसेंस्ड है, 45 साल तक लाइसेंस्ड है। अच्छा। बट एफिकेसी जो है उसकी उसके बाद थोड़ी कम होने लगती है। अच्छा। तो नेचुरली जो नेशनल प्रोग्राम्स हैं जो सरकारी पैसों पे आधारित हैं वो तो प्राइमरी पे ही रुक जाते हैं। उसके बाद अपने खर्चे पे डेफिनेटली लोग ले सकते हैं और फायदेमंद है, यदि ले सकें तो बड़ी अच्छी बात है। एचपीवी वैक्सीन सरकार ने मुफ्त कर दिया हम्म, ताकि इजी हो जाए, सब लड़कियां जो है उनको मिल सबको जाए। मिल जाए। लेकिन जब ये लगवाया जा रहा होगा तो सबसे पहला तो इसका यही माइंडसेट रहा होगा कि जो सर्वाइकल कैंसर है उसे मुक्ति मिले, है ना? मुक्ति मिले। लेकिन इसका फ्यूचर क्या है? जैसे कि अभी एस्टिमेट एक रखा है सरकार ने कि 1 साल के अंदर 1 से 1.5 करोड़ बच्चियों को लग जाए ये वैक्सीनेशन। क्योंकि वो 14 इयर्स का कोहॉर्ट हमारा उतना है ना, 1 अच्छा। पॉइंट समथिंग 1.15 ऐसे कुछ करोड़ लड़कियां हैं हमारी 14 साल की उम्र की देश भर में। अच्छा। वो तो हमारे पास गन्ना है ही, हम्म। तो अभी उनको टारगेट रखा गया है। तो इससे सर्वाइकल कैंसर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? नहीं, पूरी तरह से तो वैक्सीनेशन से भी नहीं खत्म होगा, क्योंकि लगभग 12 प्रकार के वायरस हैं। एचपीवी बहुत प्रकार का होता है, अच्छा। तो देर आर अबाउट 12 टाइप्स जिसको हम कार्सिनोजेनिक मानते हैं। और उनमें से जो 2 मेन टाइप्स हैं, जो लगभग 85% इंडिया में कैंसर्स हैं, वो एचपीवी 16 और 18 के कारण हैं। तो इन 2 टाइप्स को कवर करते हैं, और जो इनके रिलेटेड हैं कुछ हद तक क्रॉस प्रोटेक्शन होगा, लेकिन 100% कोई भी वैक्सीन नहीं प्रिवेंट करेगा। और इसीलिए उन लड़कियों को जिनको वैक्सीन लग भी गया है, जब वो 30 साल की हो जाएंगी तो उनको भी स्क्रीनिंग कराना है। अच्छा, वो कंपल्सरी होगा। हाँ, उनको भी स्क्रीनिंग कराना है। सब लेडीज को 30 साल के ऊपर स्क्रीनिंग कराना ही है। तो फिर इसका रोल फिर 15 साल तक का रहा एचपीवी वैक्सीन का फिर? नहीं, आप समझ रही मेरी बात को। प्राइमरी टारगेट ग्रुप है जिसमें मैक्सिमम एफिकेसी है, उसके बाद भी एफिकेसी है। सो पीपल कैन टेक इट आफ्टर दैट आल्सो, बट गवर्नमेंट फ्री नहीं देगी आपको, आपको लेना खुद होगा। खरीदना होगा। अगर आप लेंगे आपको फायदा होगा, लेकिन उस हद तक फायदा नहीं होगा अगर आप लगवाती 15 साल से पहले। तो सरकार को क्यों लगवानी है? क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ना केवल बीमारी के कारण मरीज की भी सफरिंग है, खर्चा अलग है, फैमिलीज की सफरिंग है, हस्बैंड लूज देयर जॉब्स, बच्चों की पढ़ाइयाँ रुक जाती हैं माँ के सारे देख ब्रेक में, और बहुत यंग होती हैं लड़कियां कंपेयर टू ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ये यंग लेडीज होती हैं। तो इसका पूरी कम्युनिटी पे प्रभाव पड़ता है। तो जिस प्रकार से किसी भी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के लिए सरकार को चिंता करनी है, इस प्रकार से सर्वाइकल कैंसर की भी करनी है। लेकिन नेचुरली यू हैव टू सी के मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव क्या है, कितना सरकार पैसा लगाए जिससे उसका रिटर्न आए, है ना। तो 15 इयर्स तक तो नेशनल प्रोग्राम्स, कोई भी नेशनल प्रोग्राम दुनिया भर में 15 इयर्स तक ही लगाते हैं, जो प्राइमरी टारगेट। उसके बाद जरूर लगवाना चाहिए यदि आपके पास है वेयर विद ऑल, लेकिन स्क्रीनिंग जरूरी है। स्क्रीनिंग जरूरी है, और स्क्रीनिंग ज्यादा आवश्यक है वैक्सीन के बनस्पत यदि 30 साल के ऊपर की उम्र है। सर्वाइकल कैंसर होता कैसे? सर्वाइकल कैंसर बच्चेदानी के मुख का कैंसर है, जो एचपीवी वायरस के इन्फेक्शन के कारण होता है। यदि ये वायरस क्लियर नहीं होता है, परसिस्टेंट रह जाता है, तो उससे फिर कोशिकाओं पे असर आता है, उसका प्रोलिफरेशन शुरू होता है। कैंसर की पूर्व की स्थिति है CIN जो पहले आती है, और फिर CIN है जो हम स्क्रीनिंग और डिटेक्शन करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट से उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो कैंसर नहीं बनता है। यदि स्क्रीनिंग नहीं होती है तो फिर 5, 10, 15 साल में इट्स अ स्लो ग्रोइंग प्रोसेस, कैंसर बन जाता है। इसके शुरुआती लक्षण क्या होते होंगे? किसी भी कैंसर के शुरुआती लक्षण नहीं होते हैं। कैंसर आर वेरी क्वाइट इनिशियली। लक्षण शुरू होते हैं जब उसका एक साइज होता जाता है जिससे वो उस ऑर्गन के काम को बाधा देता है या कोई प्रेशर इफेक्ट्स करता है। तो सर्वाइकल कैंसर के केस में यदि इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, 2 मासिक के बीच में ब्लीडिंग हो रही है, मासिक बंद होने के बाद पोस्टमेनोपॉजल ब्लीडिंग हो रही है, या संभोग के बाद ब्लीडिंग हो रही है, या बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है,
तो ये अर्ली साइंस हो सकते हैं, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हर एक की स्क्रीनिंग ज़रूरी है, चाहे उसको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। 30 साल के बाद हर एक को स्क्रीनिंग के लिए जाना है। पुराने टेस्ट के अनुसार हर 5 साल में जाना चाहिए। नए जो एचपीवी टेस्ट हैं, उनके अनुसार एक बार 35 साल तक, एक बार 45 साल तक ज़रूर जाना चाहिए। ये है स्क्रीनिंग की रिकमेंडेशन। तो जैसे आप बोल रहे हो कि मैंने प्री मेनोपॉज़ या फिर पोस्ट मेनोपॉज़ के बाद भी ब्लीडिंग वगैरह होती है, तो एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए। बट कई बार ऐसा होता है, क्योंकि हम भारत की महिलाओं को जानते हैं, क्योंकि वो सबसे पीछे अपने आप को रखती है। एवरीवन नोज़ अबाउट इट। खाना भी सबसे लास्ट में खाती हैं, सबके लिए खाना हो गया तब खाती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि उनके शरीर में कुछ चेंजेस भी हो रहे होते हैं ना, तो फिर वो उतना माइंड नहीं करती है, उसको इग्नोर कर देती है। स्पेशली जब मेनोपॉज़ हो रहा होता है, तब महिलाओं के अंदर बहुत सारी चेंजेस हो रहे होते हैं। चिड़चिड़ापन होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो फेस करती है, पीरियड्स के दौरान फेस करती है। कई बार बहुत सब मतलब पीरियड्स रुकते ही नहीं हैं, कई बार अचानक ही रुक जाते हैं। अब ऐसे में उनके लिए पहचानना बहुत डिफ़िकल्ट है कि कुछ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसे में भारतीय महिलाओं के लिए, इंडियन वुमेन्स के लिए आप कैसे रिकमेंड करोगे कि आपको एक बार स्क्रीनिंग करवाना ही चाहिए? बिल्कुल, उनको करवाना ही चाहिए, क्योंकि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हो सकता है उनको समझ ही ना आए कि ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है। एग्ज़ैक्टली। तो इसलिए एक बार 35 से पहले, 35 से पहले एक स्क्रीनिंग, 45 से पहले एक दूसरी स्क्रीनिंग, ये तो सर्वाइकल कैंसर के लिए है। लेकिन ओल्डर एज ग्रुप में भी जो मेनोपॉज़ भी हो जाता है, तो एक एनुअल चेकअप तो बहुत ही आवश्यक होता है कि सब जाके एक बार अपना कराएँ जहाँ तक हो सके। मैम आपने बोला कि स्क्रीनिंग हर किसी को करवाना चाहिए, एटलीस्ट 10 साल के गैप में करवा ही लेना चाहिए। लेकिन हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि अगर स्क्रीनिंग करवाया, कुछ टेस्ट करवाया और कुछ निकल गया, फिर क्या होगा? तो ऐसे में उस घबराहट से बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? नहीं, देखो ऐसा है कि स्क्रीनिंग हम करा ही इसलिए रहे हैं कि अगर कुछ निकलेगा तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। हुँ, क्योंकि समय रहते अगर ट्रीटमेंट होगा तो फिर हुँ, उसके नुकसान नहीं होगा। हुँ, तो यदि स्क्रीनिंग कराते हैं, 90% चांस है कि हमारा कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन 10% चांस है कि कुछ निकल सकता है। हुँ, अब डिपेंडिंग ऑन हाउ सीरियस दैट इज़, वो हो सकता है कोई सिंपल ट्रीटमेंट हो जो ओपीडी में ही आप कर लीजिए या डे केयर में ही हो जाए। हो सकता है कुछ उससे ज़्यादा भी करना पड़े। लेकिन मेन चीज़ ये है कि समय रहते बीमारी काबू में आ जाएगी। हुँ, हुँ। इस कारण हम स्क्रीनिंग करते हैं ना, कि बीमारी काबू में आ जाएगी और सीरियस होने से पहले ही हम बच जाएँगे। थोड़े से सिंपल ट्रीटमेंट, थर्मल एब्लेशन, लीप, इसी में ही काम बढ़ जाएगा। अगर किसी को भी सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, तो क्या उसके बाद एचपीवी वैक्सीन लगता है? नहीं, ये जो हमारी करंट वैक्सीन्स हैं, ये हुँ, होती हैं जिसको हम कहते हैं प्रोफाइलैक्टिक। ओके, ये वैक्सीन होने इन्फेक्शन होने से बचाएगी। अच्छा, एक बार अगर बीमारी बन गई है, उसको वो ट्रीट नहीं करेगी। अच्छा, कुछ ऐसा ओके। ख्याल है कि वो जो प्री कैंसर का स्टेज है, सियान, हो सकता है उसके रिकरेंस को बचाए। और क्योंकि इसमें कई प्रकार के वैक्सीन वायरस कवर हो रहे हैं, तो दूसरे प्रकार से ना हो उससे बचाए। लेकिन एक बार कैंसर बन गया तो उसके बाद वैक्सीन का कोई रोल नहीं है, उसके बाद या सर्जरी होगी या रेडिएशन थेरेपी होगी। कीमोथेरेपी जिसे कहते हैं। कीमोथेरेपी रेडिएशन के साथ में थोड़ा सा इसमें लगता है हफ्ते हफ्ते, बट मेन स्टे होता है रेडिएशन या फिर सर्जरी, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। अच्छा एचपीवी वैक्सीन को लेकर कई सारे अभी बातें हो रही हैं, तो इसमें कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी सामने निकल के आ रहे हैं, कई सारे पॉजिटिव बात भी आती है सामने में। लेकिन इन सभी मिथ्स के बीच में एचपीवी वैक्सीन का सच क्या है? एचपीवी वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स कितने हैं एक्चुअली में? ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत मिथ्स फैला रहे हैं, हुँ, और मैं कभी समझ नहीं पाई हूँ कि ये किस कारण ऐसा करते हैं। हुँ, क्यों ये लोग ऐसे हैं जो लोगों को गुमराह करने पे तुले हैं, और क्यों ये साइंस को या तो मानते नहीं हैं या उसको इस प्रकार ट्विस्ट करके प्रेजेंट करते हैं, और पब्लिक भी बहुत ज्यादा इसमें बिलीव करने लग जाती है। हुँ, देखो, हर चीज में बेनिफिट हैज टू आउटवे द रिस्क। चाहे हम प्रिवेंशन की बात करें, चाहे हम ट्रीटमेंट की बात करें, चाहे सिंपल से सिंपल भी चीज क्यों ना हो। हुँ, तो प्रिवेंशन का तो स्पेशली वैक्सीनेशन का पहला प्रिंसिपल ये है कि सेफ्टी फर्स्ट। हुँ, क्योंकि बंदे को जो किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है तो उसका उस प्रकार से रिस्क कम है और आपको बेनिफिट ही देना है। और हर कोई इसको असेस करके ही प्रोग्राम में लाएगा।
कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसको प्रोग्राम में लाया जाए बिना उसकी सेफ्टी को देखे। और एचपीवी वैक्सीन एक अत्यंत सेफ वैक्सीन है। इट इज एज सेफ एज अ टेटनस टॉक्सॉइड। उसमें हर एक वैक्सीन में पेन होगा, जब आप इंजेक्शन लगाएंगे तो वो वैक्सीन साइट पे पेन होना लाजमी है। तो कोई होगा जो कहेगा कि नहीं कोई भारीपन तक नहीं आया बाजू में, तो वो आपको होना है। कोई जो बहुत फेयर स्किन है उसको कोई रेडनेस भी दिख सकता है। कोई हो सकता है कहे कि मेरे को ऐसे बदन टूट रहा है या फीवर तक आ गया या सिर में दर्द हो गया, जैसे नॉर्मल किसी भी वैक्सीन के रिएक्शन होते हैं वो ही वैक्सीन के इसके रिएक्शन हैं। अब यंग गर्ल्स में जब वैक्सीन लगाते हैं तो एक फेंटिंग की देखी गई है प्रतिक्रिया, स्पेशली जब वो लाइन में खड़ी होती हैं, एक को देख लेती हैं तो बाकियों को भी फेंटिंग लगने लगता है। इसके लिए हम कहते हैं 15 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में लगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम वैक्सीन का जो हमारा प्रोग्राम चला था, स्टडी हमारी चली थी इंडिया में कि 2 डोज कामयाब हैं या नहीं, उनके हमारी लगभग 18,000 लड़कियां हैं जिनको हम 2009-10 से फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। वो शादियां हो गई उनकी, बच्चे हो गए उनके, हमने उनके वीडियोस भी डाले हैं कई इंस्टा में, एक्स में, वैसे भी सोशल मीडिया में, जिससे हमने उनके वीडियो सर्कुलेट किए। उन्होंने कहा बेशक कहीं भी डाल दीजिए हमारे वीडियोस, किसी में भी कोई क्या हम मापदंड क्या होता है कि अबॉर्शन रेट क्या रहा, प्री टर्म बर्थ कितने रहे, स्टिल बर्थ कितने रहे, मैलफॉर्मेशन हुई कि नहीं हुई, है ना। तो हर पैमाने पे देयर इज नथिंग विच इज इंक्रीज्ड वैक्सीन ग्रुप में। फर्टिलिटी कोई इशू नहीं है, चाइल्ड बेयरिंग में कोई इशू नहीं है, और कोई भी यदि कहे तो इट इज वेरी रॉन्ग। और जो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस हैं, अब आप देखिए लगभग 40 लाख से ऊपर वैक्सीनेशन लग गई है जब से ये कैंपेन चला है। और आप देखिए कितनी सेफ्टी है वैक्सीन की। पहले 100, 200, 500, 1000, 10,000 ऐसी मात्रा में नंबर्स हम लोगों के पास थे। आज की तारीख में 40 लाख से ऊपर लड़कियां हैं जिनको वैक्सीन लगी है। 40 लाख डोज, जिस समय ये कैंपेन शुरू हुआ 40 लाख डोज की सेल हो चुकी थी इंडिया में 2008-9 से, जब से मार्केट में आई। और तब डोजेस 2 या 3 देते थे एक पर्सन को, तो वो 40 लाख इंडिविजुअल्स नहीं थे। अच्छा। आज की तारीख में 40 लाख लड़कियों को डोज लग गई है और कोई नहीं है। इवन पहले भी वही हम कहते थे भाई गायनेकोलॉजिस्ट पीडियाट्रिशियन नहीं लगवाई, किसी ने कभी खड़े होकर नहीं कहा कि हमारे पेशेंट को इतनी सीरियस प्रॉब्लम हो गई इस वैक्सीन के द्वारा। इतनी रेगुलर कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जर्नल्स होती हैं, कहीं नहीं किसी ने छपवाया, किसी ने कोई केस नहीं डाला वैक्सीन कंपनी पे कि इसके कारण प्रॉब्लम हुई है। लेकिन अब तो हम इमीडिएट देखें तो 40 लाख डोजेस में कितनी सेफ्टी सामने आ गई है। तो मैं तो बस यही कहूंगी कि निश्चिंत रहें पेरेंट्स कि इसमें कोई ऐसा बुरा इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि उल्टा हो सकता है। और हम देखते हैं कि आईवीएफ वगैरह के क्लिनिक में जाती हैं, टेस्ट कराती हैं, सियान निकल आता है, उसकी ट्रीटमेंट करानी पड़ती है। अगर आपको सियान के कारण सर्विक्स वगैरह का पार्ट निकलवाना पड़ेगा, उसमें ज्यादा रिस्क है कि फर्टिलिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज हो, ना कि वैक्सीन लगवाने से। तो वैक्सीन लगवाना तो हर हालत में फायदेमंद है। अच्छा, क्योंकि आपने एक बात कही कि आप इसे बहुत साल से फॉलो अप कर रहे हो, 2007-8 से कर रहे हो। 2007-8 में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा निकला था मध्य प्रदेश और राजस्थान से। उस मुद्दे पर कितनी सच्चाई है, मैं ये आपसे जानना चाहूँगी। मैं मुद्दा एक बार समझा देती हूँ। वहाँ पर बात हुई थी कि कुछ स्कूल्स में एचपीवी वैक्सीन लगवाए गए थे बच्चों को, जिसके बाद कई सारे ऐसे बात निकल के आई थी कि बच्चों की डेथ हो गई है, और इसका कारण बोला गया था कि एचपीवी वैक्सीन की वजह से निकली है। ये कितना सच था? ये कहानी है 2010 की। 2009-10 में आंध्र प्रदेश और गुजरात, इन दोनों स्टेट्स में वैक्सीन लगाई गई थी, जिसका मकसद ये था कि हम देखें कि अगर एक स्टेट में हमने स्कूल में लगाई, एक स्टेट में हमने कम्युनिटी में लगाई, कौन सा तरीका हमारे देश के लिए ज्यादा कामयाब रहेगा। और जो डेथ्स हुई उनका वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं था, ना तो वो वैक्सीन के लगने के तुरंत बाद हुई,
और ना वो वैक्सीन के कारण हुई। उनके कारण जब देखे गए, कमेटी पूरी बैठी, पूरी डिटेल से देखा, तो उनके कारण इस प्रकार से थे कि कोई पानी भरने गई तो वेल में ड्राउनिंग हो गई, किसी का स्नेक बाइट हुआ, किसी का मलेरिया, सेरेब्रल मलेरिया हो गया, किसी का सुइसाइड था, ऑर्गेनोफॉस्फरस पॉइजनिंग, और किसी का जॉन्डिस। इस प्रकार से कारण थे डेथ्स के। 5 डेथ्स थी आंध्र प्रदेश में, 2 डेथ्स थी गुजरात में। okay. तो उनका कोई वैक्सीन से के कारण डेथ नहीं थी। वैक्सीन के एक बार आपने लगवा ली तो सब कुछ उसके बाद ही होगा ना। ऐसे तो आपने डीपीटी बचपन में लगाया, सब कुछ जो आपके साथ हुआ उसके बाद हुआ, लेकिन उसके कारण तो नहीं माना ना आपने। तो उसी प्रकार से अब जब एक बार आपकी एचपीवी वैक्सीन लग गई तो अब तो सब कुछ उसके बाद का ही कहलाएगा। लेकिन सवाल ये है, चाहे वैक्सीन है चाहे कोई मेडिसिन है, सवाल ये है कि कैन दिस बी कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। तो कॉज निकल के नहीं आया, और ये सब सेफ्टी को देखने के बाद ही इसको सरकार कैंपेन में लाई है। अब दुनिया में 500 मिलियन डोजेस जब से वैक्सीन लॉन्च हुई, जिन कंट्रीज ने शुरुआत से इसको अपने प्रोग्राम में कर लिया, वो तो अब सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं। उनमें ऑलरेडी हम इसका बेनिफिट देख रहे हैं। हम दुनिया में 161 नंबर कंट्री हैं टू इंट्रोड्यूस इन द नेशनल प्रोग्राम। हमसे पहले 160 देशों में ये नेशनल प्रोग्राम में आ चुका है। और ये एक्चुअली बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि जैसे आपने कहा, हम तो दुनिया के 1/4 केस एक हमारे देश से आ रहे हैं, और हमने इतने टाइम लगाया इस विचार में, इसमें विचार विमर्श में, क्योंकि इतना ये डाउट क्रिएट किया गया कि हर पहलू को सरकार ने बहुत डिटेल में जांच करने के बाद ही, और दुनिया भर में इसका फायदा देखने के बाद ही इसको किया है। और अब एक इंडियन वैक्सीन आ गई है जिससे हमें होप हो गई है कि हमारे लिए ये अफोर्डेबल भी है, क्योंकि अब इंडियन वैक्सीन लगेगी तो उसमें तो कामयाबी हर हालत में होगी। अब क्योंकि हम लोग इतने बड़े पैमाने पर हमारा सर्वाइकल कैंसर सामने में आता है, तो ऑब्वियसली स्पेशली वुमेन्स में क्योंकि आता है तो बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। लेकिन इसमें क्या हाइजीन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, डाइट का और एक प्रॉपर रूटीन का कोई रोल होता है? हालांकि हम सभी को पता है कि ये जो इसका जो प्रोसेस होता है इस कैंसर का, वो काफ़ी डिफरेंट होता है, लेकिन क्या ये सब भी रीजंस होते हैं? इसमें जैसे हमने आपको बताया कि ये वायरस के कारण होता है, लेकिन वायरस को हम कहते हैं नेसेसरी कॉज। ये जरूरी है कि वायरल इन्फेक्शन हो, लेकिन हर वायरल इन्फेक्शन ने कैंसर नहीं करेगा। और 90% क्लियर कर जाएंगी, तो जाहिर सी बात है जो क्लियर करेंगी वो ही होंगी जिनका हेल्थ स्टेटस बेटर है। तो कुछ रिस्क फैक्टर्स जिसको हम मानते हैं कि बहुत अर्ली एज में शादी होना, बहुत ज्यादा बच्चे होना, पार्टनर्स अगर ज्यादा हों, सेक्सुअल एक्टिविटी, और नॉट ओनली पार्टनर्स बट जो आपका पार्टनर है उसके एक्टिविटी, इन्फेक्शंस, इन सबको इम्प्लीकेट किया गया है। तो इस लिहाजे से डेफिनेटली मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस, जैसे ही आपको कोई समस्या हो उसका इलाज हो, और हेल्दी लाइफस्टाइल, गुड न्यूट्रिशन, स्मोकिंग ना हो, ऐसे सब चीज़ों से फ़ायदा है, डेफिनेटली फ़ायदा है। बट रूट कॉज रहता है एचपीवी। तो इसमें आदमियों को क्या देखना चाहिए अपने ऊपर? जैसे कि आपने बोला कि लड़कियों के तो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको एचपीवी वायरस हो जाता है, लेकिन क्योंकि आपने एक टर्म यूज़ किया सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की वजह से भी होता है, तो ऐसे में मर्दों को क्या ध्यान रखना चाहिए? मर्दों का ऐसा है कि मर्दों को, बॉयज के लिए भी ये वैक्सीन लाइसेंस्ड है। अच्छा। हालांकि नेशनल प्रोग्राम में नहीं है, क्योंकि बॉयज को खुद के भी एडवांटेज है। कई और भी कैंसर हैं जो एचपीवी के कारण होते हैं। लेडीज में भी सर्विक्स के अलावा वल्वा, वजाइना, दोनों सेक्सेस के लिए एनल कैंसर, ओरोफेरिंजियल कैंसर, वॉट्स, ये सब प्रॉब्लम्स से भी बचेंगे। लेकिन मुद्दा क्योंकि पब्लिक हेल्थ लेवल पे कितना इम्पोर्टेंट है वो है सर्विक्स कैंसर, इसलिए हम ज्यादातर सर्विक्स की बात करते हैं। तो बॉयज में भी लग सकता है, और कुछ देशों में लगता भी है प्रोग्राम्स, नेशनल प्रोग्राम्स में, लेकिन अभी हमारे कंट्री में फिलहाल कंसंट्रेशन लड़कियों पे है, क्योंकि उन्होंने इसको
इसकी पीड़ा उन्हीं को सहनी है, तो पहले उनको लगे, फिर हो सकता है आगे चल के बॉयज को भी हो। एंड डेफिनेटली जनरल गुड प्रैक्टिसेस आर ऑलवेज वेलकम। अच्छा, ऐसा देखा गया है कि जो छोटे गांव होते हैं, जितने भी छोटे छोटे गांव होते हैं, वहां पर अक्सर ये बात पहुंच ही नहीं पाती है कि हुआ क्या। औरतें मर भी जाती हैं, लेकिन इलाज क्या होना था, उनको प्रॉब्लम क्या थी, उसके बारे में भी नहीं पता है। तो ऐसे में सरकार क्या स्टेप्स उठा रही है वहां तक पहुंचने के लिए? तो जहाँ तक वैक्सीन की बात है, वो तो हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पहुंच रही है। तो हर गांव में आई होप कि अब इसमें काफी हद तक स्टेट्स का रोल है, क्योंकि कुछ स्टेट्स इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं और उनमें तो ऑलरेडी 90% प्लस क्रॉस हो चुका है टारगेट, और कुछ स्टेट्स में अभी थोड़ा सा कसर बाकी है इसमें, बट इट इज गोइंग डाउन टू एवरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और देखा जाए तो स्क्रीनिंग का भी एक प्रोग्राम ऑलरेडी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो नेशनल प्रोग्राम फॉर स्क्रीनिंग ऑफ 3 कॉमन कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर चल रहा है। लेकिन उसमें भी हम होप कर रहे हैं कि कुछ तेजी आएगी, और अब एचपीवी टेस्ट उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी इंक्लूड होगा, तो वो भी गांव गांव तक पहुंचेगा उसका। तो लोगों को भी जानकारी रखनी है, जब तक लोगों में से डिमांड नहीं आएगी तो फिर उसकी पूर्ति शायद नहीं होगी। तो आई थिंक इट इज बोथ वेज, सरकार को भी उपलब्ध कराना है, लोगों को भी उसको अवेल करना है। अच्छा मैम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सर्विकल कैंसर की, इसमें बहुत ही बड़ा एक मिथ आता है, या फिर इसमें कितनी सच्चाई है तो आप बताइएगा मुझे। मगर अक्सर ये बोलते हैं कि ये फिजिकल रिलेशनशिप की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, वो तो आपको मैंने बताया कि वो सेक्सुअल रूट से प्रेडोमिनेंटली ट्रांसमिट होता है, इसलिए प्रॉब्लम आता है जब अर्ली एज में सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होती है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं, मल्टीपल पार्टनर्स अगर किसी के रहते हैं। लेकिन हो सकता है किसी को भी, और मैंने आपको बताया 85% महिलाओं में, तकरीबन 90% आदमियों में ये इन्फेक्शन पाया गया है, जहाँ पे इसमें रूटीन सिस्टमैटिक स्टडीज हुई हैं। तो ये बहुत कॉमन इन्फेक्शन है, तकरीबन सभी लोगों में होगा। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यदि आपके इन सब रिस्क फैक्टर से आप में नहीं है तो आपको हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है। और इसीलिए सभी को वैक्सीनेशन और सभी को स्क्रीनिंग होगा, तभी हम एलिमिनेशन की ओर बढ़ेंगे। और क्योंकि एक सच भी है इसमें, तो कई माएँ और कई फैमिलीज़ वाले ये सोचते हैं, जब एचपीवी वैक्सीन लगवाने की बात करते हैं 14 साल तक में, तो लगता है कि अभी तो ये बच्ची है, इसको लगवाने की क्या ज़रूरत है, ये तो अभी कोई सेक्सुअल एक्टिविटी ऐसा कुछ अभी इसका स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ऐसे में फिर क्या आप सजेस्ट करेंगे उन पेरेंट्स को? नहीं, वो तो उनको समझना होगा कि यही एज ग्रुप है जिसमें वो सबसे कारगर होगा, सबसे अच्छा उनका रिस्पॉन्स बनेगा, सबसे अच्छा एंटीबॉडी टाइटर बनेगा, एंड दैट इज द वे टू डू इट। उसका कोई सेक्सुअल एक्टिविटी, इसका ये नहीं मतलब है कि तुरंत स्टार्ट होने वाली है, लेकिन आपके अंदर वो प्रिपेयर्डनेस आ गई बॉडी में, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्या 60 साल या 70 साल के बाद किसी महिला को ये सर्विकल कैंसर हो सकता है? तो जिसने कभी भी टेस्ट नहीं कराया है, उसका मैनिफेस्टेशन लेट स्टेजेस में होगा और उसी उम्र में होगा। जितना हम जल्दी इसको स्क्रीनिंग कराएंगे तो अर्लियर एज में डिटेक्ट होगा। तो इसलिए कोई भी लेडी जिसको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, मेनोपॉज के बाद, मासिक बंद होने के बाद शुरू हो जाती है दोबारा ब्लीडिंग, उसको जरूर जाके जांच कराना है कि इसका क्या कारण है। उसके कई कारण हो सकते हैं। ऐसे में कई बार देखा गया है, क्योंकि अब क्योंकि उनके बच्चे बड़े हैं, ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो डिपेंडेंट है अपने बच्चों पर, हाउसवाइफ रही, पति पे डिपेंड रही, फिर बच्चों पर है। अब ऐसे में बच्चे सोचते हैं यार सर्वाइकल कैंसर है, क्या है नहीं है, अब क्या इलाज करवाना, कोई डिस्चार्ज हो रहा हो महिला का। तो ऐसे में कई बार एक सामाजिक झिझक आ जाता है बच्चों में। वैसे आई बी ऑनेस्ट, मैंने ऐसा नहीं देखा है। ऐसा नहीं होता है? नहीं, आई थिंक अब आजकल तो मैं ये नहीं, ऐसा नहीं दिखती हूँ। मतलब नेचुरली ऐसे लोग होंगे जिनके पास बिल्कुल रिसोर्स नहीं है गांव में दूरदर्शी, लेकिन जहां तक अब काफी जागरूकता आ गई है, और उतनी एडवांस स्टेज में हम नहीं देखते हैं मरीजों को। जैसे कोई प्रॉब्लम होती है तो परिवारजन ले ही आते हैं और उनका इलाज करा ही देते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि किसी को कैंसर हो जाता है, तो उसके ऊपर सबसे बड़ा बर्डन आ जाता है सर पर कि यार अब मैं नहीं रहूंगी या नहीं रहूंगा,
ठीक है? ये डर होता है, लेकिन कई बार कैंसर ठीक भी होता है, आजकल तो ज़्यादातर ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन एक बार ठीक होने के बाद भी हम देखते हैं उस जंग को जीतने के बाद भी, एक तरीके से कहिए आप, जंग ही है कैंसर। उसको जीतने के बाद भी एक डर रहता है कि कहीं फिर से मुझे कैंसर ना हो जाए, है ना? अब क्योंकि वो एक बार ऑलरेडी, क्योंकि सब कुछ प्रोसेस हो जा चुका है, तो उसके बाद का जो वो डर रहता है उससे मतलब एक तरीके से उसको कैसे वो हैंडल करे उस डर को। ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको अगर कैंसर हुआ है और ट्रीटमेंट हुआ है तो आपको फॉलो अप में रेगुलरली जाना है। हर 3 महीने पे चेकअप होना है 2 साल तक, उसके बाद हर 6 महीने पे होना है 5 साल तक, और उसके बाद आजीवन आपको हर साल चेकअप कराना ही है। वैसे जो रिकरेंसेस होते हैं मोस्टली 2-2.5 साल के अंदर ही होते हैं, लेकिन उसका चेकअप कराना ही है। और इसी के लिए हम बार बार ये सलाह दे रहे हैं कि आप इस स्थिति तक ना पहुंचे, इसलिए ज़रूर वैक्सीनेशन करवाएं। 14 साल वाली सभी लड़कियां अपने वैक्सीनेशन कराएं, और जो ओल्डर एज ग्रुप में हैं 30 के बाद 35 के बाद ज़रूर अपना जाके VIA का टेस्ट, साइटोलॉजी का टेस्ट, HPV का टेस्ट जो आपको उपलब्ध हो ज़रूर कराएं, ताकि प्री कैंसर में CIN में ही पकड़ा जाए और सिंपल ट्रीटमेंट हो जाए और कैंसर तक पहुंचने की नौबत ही ना आए। मैम, आप पद्मश्री से सम्मानित हैं। आपने बहुत अपनी ज़िंदगी के बहुत साल दिए हैं इस फील्ड में, जहाँ पर आप महिलाओं को बहुत सारी चीज़ों से आपने उनको निकाला है। तो ऐसे में अगर आपके पिछले 10-20 साल के अगर हम ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें, तो कितने परसेंटेज ऑफ महिलाएं ठीक हुई हैं, और क्या एक रेट रहा है? नहीं, कैंसर में, हर एक कैंसर में डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे आए हैं। तो अगर प्री कैंसर में CIN में आ जाएंगी तो लगभग सभी ठीक हो जाएंगी बाय सिंपल ट्रीटमेंट्स, थर्मल अब्लेशन, लीप, कोनाइजेशन। अगर स्टेज 1 में भी आती हैं तो 80% तो जरूर बच जाएंगी, 80-85%। लेकिन अगर लेट स्टेजेस में आते हैं तो फिर वो 10-20% पे घट जाता है। किसी में भी जीरो नहीं होता है, लेकिन उसमें रेट जो सर्वाइवल का भी कम हो जाता है, और थोड़ा सा जो उसके कैंसर के साइड इफेक्ट्स का प्रॉब्लम है वो बढ़ जाता है। इसलिए बार बार हम यही कहते हैं कि आपको अगर कैंसर है तो आपको ज़रूर जान लेना चाहिए कि है, और जल्दी जान लेना चाहिए और जल्दी इलाज कराना चाहिए, ताकि वो जब कंटेन रहेगा तब उसका बेस्ट रिजल्ट आएगा। अच्छा मैम, एक बात सामने ये भी आती है कि जिसका यूट्रस निकाला जा चुका है, अब उसको सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा, ये कितना सच है? तो सर्विक्स नहीं है तो सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा, ये सच है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे नहीं हो सकते। जैसे अगर HPV इन्फेक्शन है, कई लोग HPV इन्फेक्शन के कारण कहते हैं हम हिस्टेक्टमी करा लें, लेकिन वो अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि एक तो हिस्टेक्टमी के अपने रिस्क जो हैं वो तो है ही हर सर्जरी में, तो उसका फायदा भी होना चाहिए। जैसे मैं कहा, हर चीज का रिस्क बेनिफिट देखना ही पड़ता है। तो केवल HPV इन्फेक्शन के लिए हिस्टेक्टमी ना कराएं, उसके लिए अगर करा लेती हैं तो कई बार बाकी के यौन मार्ग में, वजाइना में, वल्वा में तो वायरस बचा हुआ है, वो ज्यादा समस्या करने लगता है फिर, और वो ज्यादा मुश्किल स्थिति हो जाती है। बट यस, सर्वाइकल कैंसर का रेट तो उससे कम हो जाएगा, बिकॉज सर्विक्स ही नहीं है तो फिर सर्वाइकल नहीं होगा। अच्छा, HPV वैक्सीन एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन के तरीके से सामने हमें आया है कि अब थोड़ा कम होगा परसेंटेज ऑफ द डेथ ड्यू टू सर्वाइकल कैंसर। मगर अगर हम एक नेचुरल प्रोसेस में भी करना चाहें, मान लीजिए किसी ने HPV वैक्सीन अपना ले लिया है, लेकिन वो फिर भी एक नेचुरल प्रोसेस से भी खुद को हेल्दी रखना चाहे, इस कैंसर से बच के रहना चाहे, उसको क्या क्या प्रैक्टिस करना चाहिए डाइट और अपने नॉर्मल रूटीन में? नहीं, आई वोंट से कि कोई भी डाइट प्रैक्टिस करने से आप सर्विक्स कैंसर से बचेंगे, ये सोचना फजूल है। और वैक्सीनेशन हर एक को लगवानी ही चाहिए, मैं तो ये जरूर कहूंगी। बल्कि जो WHO का अभियान है फॉर एलिमिनेशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, यानी कि एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम से हटके वो एक रेयर कैंसर हो जाए, तो उसके लिए वो गोल सेट है कि 4/100,000, 4 महिलाएं प्रति लाख में उससे कम रहे रेट। इस गोल को चलते उन्होंने कहा है कि कम से कम 90% लड़कियों की वैक्सीन लग जाए 15 साल तक, कम से कम 70%
महिलाएं 30 साल और 30-35 के बीच और 40-45 के बीच 2 बार अपना HPV टेस्ट कराएं। और जिनकी समस्या निकली है उनमें से 90% का ट्रीटमेंट हो जाए, 90, 70, 90। यदि हम ये सब करते हैं तो मॉडल कहता है कि 2030 तक हमारी ये संख्याएं अगर हम कर लेते हैं, ये टारगेट गोल हासिल कर लेते हैं, तो हमें उम्मीद है कि 2060 आते आते हमारे देश से सर्विकल कैंसर का एलिमिनेशन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा गोल है। वैक्सीन आ चुकी है, अब लोगों के ऊपर है कि उसको वो लगवाएं। जो लड़कियां लगवाएंगी और जिनके माँ बाप ने उनको लगवा दिया, मैं कहूँगी कि वो बहुत ही लकी हैं कि उन्होंने पहला कदम लिया है स्वास्थ्य की ओर। अब नेक्स्ट स्टेप है कि 30 साल के बाद वो, उनकी माताएं, उनकी बहनें सब स्क्रीनिंग करवाएं और उसके बाद यदि कोई प्रॉब्लम निकले तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट कराएं और फिर हम कम से कम इस भयंकर बीमारी से बच सकेंगे। इस पूरे अभियान में गेट्स फाउंडेशन ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है, उसके बारे में कुछ बताइए। गेट्स, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का एक बहुत झुकाव रहा है वैक्सीनेशन की ओर, हर तरह की वैक्सीन। तो उन्होंने काफी हद तक ये ट्रायल्स को सपोर्ट किया है, जिससे हम देखें कि ये हमारा जो हमने 2 वर्सेस 3 डोज का भी ट्रायल किया है वैक्सीन का, वो WHO को फंडिंग मिली गेट्स फाउंडेशन की ओर से, जिससे हम लोगों ने ये ट्रायल इंडिया में किया है। और क्योंकि उस ट्रायल को रोक दिया गया, ये जो आपने बताई कहानी रिगार्डिंग द अदर ट्रायल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट जिसको कह रहे थे, तो इस ट्रायल में रिक्रूटमेंट रोक दी गई और लगभग 4000 लड़कियां तो एक ही डोज पे रह गईं और लकीली उनके फॉलोअप को करके हमने पाया कि एक डोज ही काफी है, क्योंकि कोई मानता नहीं था जो इम्यूनोलॉजिस्ट के इसकी एक डोज काफी हो सकती है। तब तक की जो भी स्टडी थी उसके अनुसार कम से कम एक इनिशियल और एक बूस्टर जरूरी है, लेकिन इनको फॉलो अप करके हमें पता चला कि डोज अगर एंटीबॉडी का कम भी है लेकिन फिर भी इफेक्टिव है, और पता चला कि कई और मैकेनिज्म से भी ये वैक्सीन काम कर रही है, ना केवल वो एंटीबॉडी जो हम नापते हैं। तो ये एक बहुत ही एक तरह से अच्छा आउटकम निकला है उसका, कि अब दुनिया भर में ना केवल फिर हमारी ये जो स्टडी तो रुक गई थी, रैंडमाइज नहीं थी, फिर और स्टडीज हुई और WHO ने ये ऐलान किया कि एक ही डोज काफी है, ना केवल 15 तक 20 साल की उम्र तक। हमारी स्टडी में 18 साल तक की लड़कियां थी और स्टडीज में 20 साल की थी। तो अब ये उसके कारण, क्योंकि वी आर फॉर्चुनेट कि उसकी फंडिंग कंटिन्यूड रही, उसका फॉलो अप कंटिन्यूड रहा, आज भी हम उन लड़कियों के संपर्क में हैं और आपने जैसा बताया कि एवरीथिंग वाज ऑल हैज वर्कड वेल। यस, देखो दोस्तों, मेरे से तो जितना मेरे दिमाग में सवाल आया सर्विकल कैंसर और HPV वैक्सीन को लेकर मैंने पूछा, लेकिन अगर आपको लगा हो कि मेरे से कोई भी सवाल छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम डॉक्टर नीचा से पूछ कर आपको कमेंट में जवाब जरूर दे देंगे। लवली, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, नाम ही बहुत भारी भरकम लगता है HPV और सर्विकल कैंसर, लेकिन इससे होने वाली मौतें बहुत ज्यादा है। मतलब 1 लाख से ऊपर लोग हर साल, महिलाओं को सर्विकल कैंसर में फाउंड होता है और 80,000 उसमें से मौतें हो जाती है। इतनी हमने बातें की, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात छूट गई, और वो ये कि जो HIV से पीड़ित हैं या किसी भी प्रकार की इम्यून डेफिशिएंसी है, जैसे कोई ट्रांसप्लांट के केसेस होते हैं, कोई ऑटो इम्यूनिटी के केसेस होते हैं, इनका रिस्क बहुत ज्यादा है। और इन लोगों को तो जरूर स्क्रीनिंग करानी चाहिए, क्योंकि इनका 6-7 गुना रिस्क है कि इनको सर्विकल कैंसर बन जाए। और सभी HRT, ये जो HIV के ट्रीटमेंट ART सेंटर्स में जो जाती हैं, उनको मैं कहूंगी कि वो जरूर अपना टेस्ट कराएं और जरूर उसका ट्रीटमेंट लें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमारे साथ इस पूरे इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक लास्ट आपके तरफ से मैसेज के साथ हम इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे, क्योंकि कैंसर एक बहुत बड़ा एक डिप्रेशन में जाने वाला एक मोड हो जाता है एक पेशेंट के लिए, एक परिवार के लिए।
ऐसे में खुद को खुश कैसे रखा जाए? बिकॉज़ हम ये हेल्थ और हैप्पीनेस का एक सीरीज़ शुरू किया हमने, तो हेल्थ पर हमने डिस्कशन किया, अब हैप्पीनेस पर एक लास्ट मैसेज आपका क्या है? हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग दैट कम्स नेसेसरली नेचुरली, हमारा रिएक्शन होता है। तो अगर हम तय कर लें कि जो भी स्थिति हमारे सामने आएगी उसकी हमने सोल्यूशन ढूंढनी है और उस पे हमने दुखी नहीं होना है, और उस कई बार कोई सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं होती है, लेकिन हम उसको चुनौती समझें कि उसको हमें एक बेटर पर्सन बन के उसको हैंडल कैसे करना है, और हम तय कर लें कि हमने लाइफ से डाउन नहीं होना है, हमें लाइफ से जीतना है। लाइफ हमें वो फेंकती रहेगी चैलेंज, ये लाइफ का काम है हमारे पे चैलेंज फेंकना, और हमारा काम है कि हम उससे उभरें, उसका सोल्यूशन ढूंढें और आगे चलें, जानते हुए कि अभी अगला आएगा चैलेंज और उसको भी हम जीतेंगे। और जो हमें छोटी छोटी खुशियां मिल रही हैं उनको हम बड़ी खुशी की तलाश में उनको इग्नोर ना करें। बहुत बहुत थैंक यू। आप भी अपने हैप्पीनेस का डेफिनेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।